Hello, dear student. This is chapter 2 of history, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. ठीक है. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्या क्या चेंजेस हुए हिस्ट्री में, क्या क्या चेंजेस हुए. और सेंचुरी कौन सी बताई थी मैंने? 7th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी, यानी 18th सेंचुरी आप मान सकते हैं. 7 to 18th सेंचुरी. ठीक है, यानी 1750. तो हमने पढ़ा कि इसके बीच में क्या क्या चेंजेस धीरे धीरे होंगे. और हमने आपसे बताया था कि वो सारे चेंजेस हमें चैप्टर वाइज नेक्स्ट चैप्टर से पढ़ना है. तो उसी के रिगार्डिंग में सबसे पहला चैप्टर है हमारा न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. ठीक है. तो न्यू किंग्स किंगडम्स का मतलब ये है कि नए नए आपको राजा देखने के लिए मिलेंगे, नए नए राज्य देखने के लिए मिलेंगे. यानी आप क्लास 6 के आगे जब बात करेंगे, महाजनपद के आगे जो आपने शासन देखा अशोक का, उसके बाद कौन कौन से जो शासक हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. ठीक है. फोकस ध्यान ये देना है आपको कि इसमें आपको नए नए राजा और उनके नए नए राज मिलेंगे. और आपको हिस्ट्री को बिल्कुल धीरे धीरे समझना है कि क्लास 6 में आपने किस तरह से पढ़ा, हंटर गदर से लेकर आप आगे बढ़े, फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह से डेवलपमेंट कैसा हो रहा है. तो 17th to 18th सेंचुरी ये हम पढ़ेंगे, व्हाट हैपेंड इन द मेडिवल हिस्ट्री. और स्पेशली जो ये चैप्टर है, जैसे मैं आपसे बात करूं इस चैप्टर की, स्पेशली इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 17th सेंचुरी की. स्पेशली में इस 17 बोल रहा हूँ मैं, 7th सेंचुरी के आसपास क्या हुआ एंड टू 12th सेंचुरी, यानी 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी के मिडिल में, बीच में व्हाट हैपेंड इन आवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वी विल डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर. ओके. सो देखेंगे मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर 7th सेंचुरी. अब देखेंगे इसमें एक वर्ड आया डायनेस्टीज. मैंने कई बार बताया आपको डायनेस्टी का मतलब आप बिल्कुल से समझ लीजिए. डायनेस्टी मतलब होता है राज्य वंश, यानी किसी भी राजा का वंश, यानी राजा का जो राज्य है तो वो उस राजा के नाम से जाना जाएगा, फिर उसके बाद उसके पुत्र के नाम से, है ना. इस तरह से एक डायनेस्टी एक क्रिएट होती है कि किसी एरिया पे, वो तो हेरिडिटरी हो गया हमारा, बट किसी भी एरिया पर किस राजा का शासन है, कब तक शासन रहा उसका, ठीक है ना, तो वो उसकी डायनेस्टी कही जाएगी. यानी उसका जो राजवंश है, यानी उसी की फैमिली के मेंबर जब तक रहेंगे तो वही राजवंश चलेगा, है ना. जैसे आप लोगों का होता है ना चंद्रवंश, सूर्यवंशी, है ना, ऐसे बहुत सारे जो आप लोगों के यहाँ भी वंश होते हैं ना, वैसे ही. तो वो डायनेस्टीज हो गए. तो हम देख रहे हैं कि मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड आफ्टर द 7th सेंचुरी. 7th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे डायनेस्टीज इमर्ज होती हैं. इमर्ज मतलब उनका उदय होता है. मैप 1 में हम देखेंगे इसको, ये हमारा मैप 1 है, अभी जस्ट हम देख रहे हैं. मेजर रूलिंग डायनेस्टीज, बहुत सारी जो डायनेस्टीज थी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी ये उस पूरे सब कॉन्टिनेंट में. देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या होता है, यानी उस समय जो आज हमारा इंडिया है केवल एक कंट्री है, उस समय इंडिया के साथ में कौन कौन सी कंट्री जुड़ी हुई थी? नेपाल है, भूटान है ना, तिब्बत है, इधर से आसपास हम देखेंगे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये सब कुछ मिलकर एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट था. क्योंकि इंडिया का पार्ट सबसे बड़ा था इसलिए उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह दिया गया. ठीक है. तो देखेंगे कि हमें फोकस ही करना है कि 7th to 12th सेंचुरी, याद रखिएगा 7th to 12th सेंचुरी के बीच में आपको चैप्टर में पढ़ना है कि हिस्ट्री में क्या हुआ. फिर 12th सेंचुरी के आगे 13th सेंचुरी से क्या हुआ वो हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे नेक्स्ट में. ठीक है. अब बात करते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इस फिगर को देख लेते हैं. यानी ये जो आपका इंडिया का फिगर एक दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, इंडिया का जो ये बना हुआ है, मैप बना हुआ है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है. क्यों? क्योंकि बहुत कुछ इसमें मिक्स है. तो देखेंगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए हैं. वो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप थोड़ा देख लीजिए. जो डायनेस्टीज की बात की उनको देख लीजिए, कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं. देखिए ये राजस्थान, दिल्ली और ये उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज़्यादा राजस्थान और दिल्ली, ये वाला जो पूरा एरिया है ये किसके कंट्रोल में आ रहा है? देखिए इसमें स्पेशली चाहमान थे. चाहमान मतलब चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है आपने, वही चाहमान. ठीक है, उन्हीं को चाहमान या चौहान कहा गया. इसके अलावा इसी के मिडल में राजस्थान से जुड़ा हुआ और कुछ मध्य एमपी से जुड़ा हुआ गुर्जर प्रतिहार का नाम भी हम देखते हैं. यहीं पर हम चंदेलों का नाम भी देखते हैं. चंदेल कहाँ पे आपके हैं? यानी आपके चंदेल आपका एमपी में और यूपी में. ठीक है, ये इनका जो एरिया है बुंदेलखंड एरिया जो है पूरा आपका, ये चंदेल है. ठीक है, बुंदेलखंड बोलते हैं इसको. ठीक है, यानी यूपी का कुछ इलाका और एमपी का बॉर्डर का पूरा इलाका, यहाँ पर चंदेलों का शासन था. ठीक है. इसके बाद ये जो खजुराहो टेम्पल बना हुआ है ना, खजुराहो का नाम आपने सुना होगा. इसको कहाँ के शासकों ने बनवाया था? चंदेल शासकों ने ही बनवाया हुआ था. ठीक है. इसके बाद
ये चंदेल डायनेस्टी के शासकों ने बनवाया था। इसके बाद यहाँ देखते हैं, अगर हम लोग साउथ में देखते हैं तो साउथ में इधर महाराष्ट्र क्षेत्र में देखते हैं तो स्पेशली राष्ट्रकूटाज का नाम आता है, राष्ट्रकूट, ठीक है ना, राष्ट्रकूट इनको बोलते हैं। और साउथ में आते हैं, यानी तमिलनाडु में आते हैं तो हम देखते हैं चोलों का शासन देखते हैं, और इन्हीं के बारे में हमें स्पेशली चैप्टर में पढ़ना भी है। आगे आगे वाले पार्ट में हमें चोलों के बारे में पढ़ना है, यानी चोल डायनेस्टी। अब चोल डायनेस्टी में बहुत सारे राजा हुए हैं, राजेंद्र फर्स्ट हुए हैं, राजराज हुए हैं, है ना, राजेंद्र प्रथम हुए हैं, है ना, जिनको हम बोल रहे हैं राजेंद्र फर्स्ट या राजराज, है ना। इस तरह से बहुत सारे, आदित्य फर्स्ट, है ना, विजयालय, ये बहुत सारे नाम हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, चोल डायनेस्टी से, ठीक है। ये चोल डायनेस्टी के ये राजा हैं। और आगे हम चेर और पांड्य भी पढ़ेंगे, तो इधर याद रखिएगा, चोल, चेर और पांड्य ये तीनों, है ना, एक तरह से पावरफुल शक्ति थी यहाँ पर साउथ की। साउथ में जो सबसे पावरफुल ताकत थी इन्हीं तीनों की थी, जिसमें चोलों का मुख्य स्थान है, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं आप, ये कलिंग है आपका, कलिंग मतलब उड़ीसा, यानी उड़ीसा में कहाँ पड़ता है आपका कलिंग, उड़ीसा जानते हैं ना, उड़ीसा भुवनेश्वर कैपिटल। इसके बाद गंग डायनेस्टी देखिए, ये गंग डायनेस्टी कहाँ पे, बंगाल में है। इधर जस्ट ऊपर आएंगे, उड़ीसा के जस्ट ऊपर आएंगे तो गंग डायनेस्टी मिल जाती है हमें। पाल मिल जाते हैं इधर इधर हमें, बंगाल में पाल मिल जाते हैं। उड़ीसा में, उड़ीसा के आसपास गंग भी है, और इधर पाल डायनेस्टी मिल जाती है ना, बंगाल के पाल, ये हमें मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे डायनेस्टीज हमें यहाँ पर मिली हैं, जो भी हमें आगे मिलती जाएगी उसको हम पढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है। तो ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस फिगर से भी क्वेश्चन आपके आगे बन सकते हैं, असाइनमेंट में हो गया, ये आगे आपके क्वेश्चन आंसर बनेंगे। मान लीजिए तो मैप वर्क अगर आता है तो ये मैप इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए बार बार देखिए, समझिए, ठीक है ना। ये देखिए, बे ऑफ बंगाल है, इधर इधर अरेबियन सी है, लक्षद्वीप है, ये सब अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा मालूम होनी चाहिए, ठीक है। मैप वर्क तो इंपॉर्टेंट होता ही है। अब देखिए, इसमें दिया है ना, एक मैप वर्क दिया भी है, आप इसको समझिए। जैसे दिया है, लोकेट द गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल एंड चाहमान। अब इनको लोकेट करना है आपको, तो जैसे ऐसा मैप मिलेगा तो चाहमान को आप चाहमान की प्लेस में फिक्स कर देंगे, गुर्जर प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार में, राष्ट्रकूट को राष्ट्रकूट में, पाल आपके इधर बंगाल में आ गए, ठीक है, गंगा आपके यहाँ आ गए, चाहमान आपके इधर हमने बता ही दिया आपको, है ना, चोल आपके यहाँ आ गए, चोल आपके, है ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का बहुत सारा एरिया, तमिलनाडु स्पेशली चोल के लिए तो तमिलनाडु था। इस तरह से आप इनको लोकेट कर सकते हैं, तो ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। अब बात करते हैं अपने चैप्टर की। चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी सॉरी, नए नए राज्यों का जो उदय है, इमरजेंस मतलब उदय, ठीक है, न्यू डायनेस्टीज, नई डायनेस्टीज, अभी जो हम मैप में पढ़े हैं ना, उन्हीं में से कई डायनेस्टीज का नाम यहाँ पर सामने आएगा। अब होता क्या है हिस्ट्री में, देखेंगे धीरे धीरे, आपकी मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिल का इतिहास है, और धीरे धीरे हम लोग हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कि अब जो मध्य इतिहास है हमारा वो कहाँ पर जा रहा है। तो बात है उस समय की, जब सेवेंथ सेंचुरी की, यानी 700 AD की बात चल रही है, कि बाय द 7th सेंचुरी देयर वर बिग लैंड लॉर्ड्स और वेरियर चीफ्स इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी सब कॉन्टिनेंट में फिर सब कॉन्टिनेंट आ गया। सब कॉन्टिनेंट का मतलब समझते हैं ना, ऐसा भारत जिसके आसपास बहुत सारे देश जुड़े हुए थे। तो पहले उस सब कॉन्टिनेंट में डिफरेंट रीजन में वेरियर चीफ्स, बहुत बड़े बड़े योद्धा या लैंडलॉर्ड हुए थे, ठीक है, 7th सेंचुरी में हुए, ठीक है ना, उस समय थे। क्या हुआ, एग्जिस्टिंग किंगडम्स, जो राजा थे, ऑफन एक्नॉलेज देम, उनको पहचाने, उनको एक्नॉलेज किए, एज दियर सबॉर्डिनेट एंड सामंत, यानी जो उस समय के राजा जो थे, सॉरी ये फिगर नहीं है, जो इस फिगर को मैं टिक कर रहा हूँ, ये फिगर दूसरा फिगर है, ठीक है। जो उस समय जो राजा थे, जो किंग थे, वो थोड़ा वीक हो रहे थे। क्या हो रहे थे, वीक हो रहे थे, यानी मिडिल सेंचुरी में हम देखते हैं कि राजा शुरुआत में कमज़ोर पड़ते हैं। जब ये कमज़ोर पड़ते हैं तो इनको क्या चाहिए, ये चाहते थे कि हम किसी ऐसे आदमी को नियुक्त कर दें, किसी ऐसे पर्सन को अपॉइंट कर दें जो राजा की तरह ही सारे काम करे, लेकिन ऑर्डर किसके हों, हमारे हों, लेकिन काम सारा वो देखे, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे एक पर्सन को देखा, ऐसे जैसे कहते हैं ना कि अपने घर में आप किसी नौकर को रख लोगे तो काम वो सारा करेगा, लेकिन आदेश उसका होगा। तो उन्होंने ऐसे ही सामंतों को देखा, सामंतों को, जिनको सबॉर्डिनेट्स कहा गया, यानी राजा से छोटे, ऐसे लोगों को एक्नॉलेज किया गया राजाओं के द्वारा। दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स दियर द किंग और ओवरलॉर्ड। और राजा सोचते थे कि ये जो सामंत हमने बनाए हैं, जो अपने सबॉर्डिनेट्स बनाए हैं, ये हमारे लिए गिफ्ट लाया करेंगे, ठीक है हमें बहुत सारे युद्ध जीत के भी देंगे, है ना, राज्यों को भी बढ़ाएंगे और गिफ्ट भी लाएंगे। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, और हमें मिलिट्री सपोर्ट, यानी हमें सैन्य जो दल है हमारा वो भी प्रोवाइड करेंगे, यानी जो हमारी सेनाएँ हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम ये सामंत करेंगे ठीक है।
तो अब देखेंगे एज अ सामंत गेंड पावर एंड वेल्थ। तो इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि भाई आप किसी व्यक्ति को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो तो फिर वो व्यक्ति फिर वो तानाशाह हो जाता है ना, ऑटोक्रेटिक हो जाता है ना, निरंकुश हो जाता है। वो तो अब सोचने लगेगा कि अरे यार राजा तो मैं ही हूँ, है ना। जैसे किसी ऑफिसर है, कोई ऑफिसर की अगर आप घर में जाते हो तो जो बाहर प्यून खड़ा होता है वो भी अपने आप को एक ऑफिसर ही समझने लगता है धीरे धीरे, ठीक है ना। आप बिना प्यून की परमिशन के अंदर नहीं जा पाते हो, ठीक है, क्योंकि उसको पावर मिला होता है कि बिना इसके परमिशन के अंदर कोई नहीं आएगा। प्रॉब्लम यहाँ पर यही हो रही थी कि सामंतों को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दे दिया राजाओं ने कि सामंत अपने आप को राजा, अभी देखेंगे आप आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे सामंतों ने क्या किया, राजा को ही अपने रास्ते से हटा दिया और खुद राजा बन गए, ठीक है ना। राजाओं को हरा कर खुद राजा बन जाते हैं, यानी उनको उनकी भूख बढ़ जाती है, भाई वो भी तो राजा बनना चाहते हैं, हर आदमी बड़ा बनना चाहता है, ठीक है। तो सामंतों ने क्या किया, सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, उनको पावर मिल गई थी, वेल्थ मिल गया था, मिलिट्री सपोर्ट तो उनको मिल ही गया था। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स टू बी महासामंत। वो कह रहे थे अब हमें सामंत मत कहो, महासामंत कहो, यानी अपने नाम को वो थोड़ा बड़ा बनाना चाहते थे, अपने पद को। कभी कभी कहते थे कि हमें महासामंत कहो, हमें महामंडलेश्वर कहो, ठीक है, महामंडलेश्वर कहो। महामंडलेश्वर का मतलब क्या होता था, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ सर्किल और रीजन, यानी इस क्षेत्र के सबसे बड़े भगवान हम ही हैं। अब देखिए राजा जबकि बैठा हुआ है, इसके बावजूद सामंत अपने आप को ये कहलवाना चाह रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि जो किंग है दैट इज़ वेरी वीकर, है ना। इट सीम्स द किंग्स इज वेरी वीकर। समटाइम्स दे असर्टेड दियर इंडिपेंडेंस फ्रॉम दियर ओवरलॉर्ड्स, और कभी कभी क्या होता था, दे असर्टेड दियर पावर, वो अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते थे, कहते थे अब राजा भाई अब हम तुम आपके गुलाम नहीं है, ठीक है, हम आपने भले ही हमें रखा होगा सबऑर्डिनेट में, आपके अपने अधीन रखा था, बट अब हम आपके अधीन नहीं है, अब हम फ्री हैं, है ना, ओवरलॉर्ड्स अपने मालिक के खिलाफ। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ऐसे कौन से सामंत थे। उन सामंतों में नाम आता है राष्ट्रकूट का, ठीक है। राष्ट्रकूट एक ऐसे सामंत थे जो बाद में अपने ही मालिक से, यानी चालुक्य उनके मालिक थे, चालुक्य किंग थे, है ना। राष्ट्रकूट जो डायनेस्टी जिसको हमने पढ़ा, ये सामंत में थे, ठीक है। तो राष्ट्रकूटों ने किनका, चालुक्यों को कह दिया कि भाई अब हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है, अब हम खुद एक राजा हैं, ठीक है। और वो अभी देखेंगे इसमें आगे हम। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट द राष्ट्रकूट इन द डेक्कन, राष्ट्रकूट डेक्कन में जो है, डेक्कन, अच्छा डेक्कन कहाँ पड़ता है देख लीजिए, डेक्कन, डेक्कन आपने देखा ना, ये राष्ट्रकूट वाला एरिया, ये पूरा एरिया डेक्कन है, ठीक है, जहाँ पे दिया है राष्ट्रकूट। यानी ये डेक्कन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ डेक्कन प्लेटू है और इसलिए इसको इस पूरे एरिया को डेक्कन कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि वन सच स्टेंस, एक ऐसा एग्जाम्पल हमें मिल गया है ना, दैट ऑफ द राष्ट्रकूट इन डेक्कन, डेक्कन में जो राष्ट्रकूट थे। इनसे शुरुआत में हुआ क्या, देवर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य, पहले तो चालुक्य के अंडर में थे, कौन, चालुक्यों के अंडर में कौन था, राष्ट्रकूट थे। चालुक्य क्या है, चालुक्य एक डायनेस्टी है, एक चालुक्यों में बहुत सारे राजा हुए थे, ठीक है ना। तो इनके अंडर में कौन थे, राष्ट्रकूट लोग थे, ठीक है ना। राष्ट्रकूट लोग कहाँ पे, कर्नाटक की बात चल रही है। इन द मिड एट सेंचुरी में हुआ क्या, दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूट था। देखिए ये राजा का नाम, पहली बार आपको राष्ट्रकूट में एक राजा का नाम मिलता है, कौन सा, दंती दुर्ग, इसको याद रखिएगा, पहला रूलर था ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी का। अभी देखिए चालुक्यों में किसी राजा का नाम नहीं आ रहा है, बट इन्होंने जो काम किया है बस वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो दंती दुर्ग जो राष्ट्रकूट के चीफ थे, ओवरथ्रू ही चालुक्य, उन्होंने अपने चालुक्यों से क्या कर दिया, ओवरथ्रू कर दिया, मतलब उनको उनसे युद्ध कर लिया, अपने आप को अपने मालिक से हटा लिया। एंड परफॉर्म रिचुअल कॉल्ड हिरण्यगर्भ, मतलब अपने मालिक को हरा कर, चालुक्यों को हरा कर उसने क्या किया, एक रिचुअल परफॉर्म किया। रिचुअल क्या होता है, रिचुअल मतलब होता है धार्मिक कर्मकांड, यानी जब आप कोई यज्ञ पूजा पाठ ऐसा करते हैं, यज्ञ करते हैं, है ना, तो इसे रिचुअल बोलते हैं। तो उसे रिचुअल करना क्यों पड़ा, उस रिचुअल का नाम था हिरण्यगर्भ। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रकूटों ने, दंती दुर्ग ने क्या किया था, उसने हिरण्यगर्भ जो था ऐसा रिचुअल परफॉर्म किया था। अच्छा ये जो रिचुअल परफॉर्म किया, यज्ञ किया, जिसका नाम उसने हिरण्यगर्भ दिया, इसका मतलब क्या था, लिटरली द गोल्डन बॉम्ब। गोल्डन बॉम्ब का मतलब सोने से निकला हुआ, यानी राष्ट्रकूट ये साबित करने में लगे हुए थे। देखिए पहले जो राजा होते थे, पहले के राजा क्षत्रिय होते थे, यानी क्षत्रियों को ही माना जाता था कि ये राजा बन सकते हैं, ये शासन कर सकते हैं। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब हमने चालुक्यों की अधीनता जो है अस्वीकार कर दी है, हमने चालुक्यों के अधीन नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है, वी आर फ्री, है ना, एंड वी आर गोइंग टू मेक अ रूलर। हम एक राजा बनने जा रहे हैं, और राजा बनने के लिए हमने हिरण्यगर्भ किया है। हिरण्यगर्भ का मतलब हमने अपने आप को शुद्धिकरण कर लिया है, यानी हम क्षत्रिय बन गए हैं, अपने आप को क्षत्रिय समझ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्षत्रिय बन गए हैं तो इसलिए हम राजा बन जाएंगे अब, यानी अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के लिए उसने हिरण्यगर्भ जैसा रिचुअल किया, ठीक है ना, यज्ञ किया उसने, ठीक है। ये बात यहाँ पे निकल के आ रही है सामने, यही इस पे दिया हुआ है कि एंड हिरण्यगर्भ द गोल्डन बॉम्ब व्हेन द
when this ritual was performed with the help of ब्राह्मण, when this ritual was performed with the help of ब्राह्मण, ब्राह्मण की जो हेल्प से। अच्छा, इनकी जो है, इनकी हेल्प कौन, रिचुअल कौन कराएगा? ब्राह्मण ही कराएगा भाई। कोई पूजा पाठ कराएगा, कौन कराएगा? ब्राह्मण कराएगा। तो ब्राह्मणों की हेल्प से उसने अपना रिचुअल परफॉर्म किया था। इट वॉज थॉट, ऐसा सोचा गया था, टू लीड द रीबर्थ ऑफ सेक्रीफाइस, यानी वो सोच रहा था कि मेरा, हम लोगों का एक पुनर्जन्म हो रहा है। हम लोगों का क्या हो रहा है? एक पुनर्जन्म हो रहा है। भाई देखिए, अगर किसी को आप कैद किए हैं, अगर जब वो फ्री हो जाता है तो वो अपना पुनर्जन्म ही समझता है। सेक्रीफायर एज ए छत्री, छत्रियों के रूप में, इवन इफ ही वॉज नॉट ओनली बाई बर्थ, जो उन्हें बर्थ से नहीं मिला था, ठीक है, जो बर्थ बाई बर्थ, तो बर्थ से थे नहीं वो छत्री, ठीक है, तो इस वजह से वो अपने आप को छत्री घोषित करते हैं। अब बात करते हैं एक अदर केस की। ये तो हमारा सामंतों वाला हो गया कि सामंतों ने क्या किया, अपने आप को पहले महामंडलेश्वर कहा, है ना, महासामंत कहा, और बाद में अपने ही एक राजा, अपने ही राजा जिसके अधीन थे, उसी राजा को हटाकर रास्ते से खुद राजा बन जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने देखा राष्ट्रकूट और चालुक्यों के बीच में, राष्ट्रकूट डायनेस्टी और चालुक्य डायनेस्टी के बीच में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि और भी जो छोटे छोटे लोग थे वो भी अपने लोगों से, ठीक है ना, खिलाफ होकर खुद को फ्री कर देते हैं। जैसे कि इन द अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज, यानी बहुत बड़े बड़े जो एंटरप्राइजिंग फैमिली थी, जो काम करने वाली फैमिलीज थी, मैन यूज देयर मिलिट्री स्किल, उसने क्या, उनके पास था क्या, मिलिट्री स्किल थी, मतलब उनकी सेनाएं थी। जैसे राजा के दरबार में बहुत सारी सेनाएं हैं, कोई मंत्री है, कोई मतलब सरदार है, कोई सेना है, सेनापति है, तो वो क्या था, उनके पास मिलिट्री स्किल तो थी, लेकिन उसने किया क्या, टू कर्ब आउट किंगडम्स, उसने अपने ही राज्य में विद्रोह कर दिया, अपने ही राज्य में कुछ लकीरें खींच दिया। फॉर इंस्टेंस क्या हुआ, जैसे कदम मयूर शर्मन, याद रखिएगा इनका नाम, कदम मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहार, एंड गुर्जर प्रतिहार। अब देखिए, दोनों ही क्या थे, ब्राह्मण थे। मयूर शर्मन एंड गुर्जर प्रतिहार, ये दोनों क्या थे, ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों का काम क्या था, रिचुअल्स कराना। अभी हमने पढ़ा है ना, रिचुअल्स यानी पूजा पाठ, यज्ञ कांड कराना, रिचुअल कराना, ठीक है, संस्कार देना, लोगों को शिक्षा देना, ये काम कराना था। बट ब्राह्मण होते हुए भी मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार ने हु गेव अप, क्या छोड़ दिया, दिया ट्रेडिशनल प्रोफेशन, अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन, मतलब यानी ट्रेडिशनल मतलब जो उनका पारंपरिक प्रोफेशन था। प्रोफेशन क्या होता है ब्राह्मणों का, पूजा पाठ कराना, यज्ञ कराना, तो उसको छोड़कर टुक टू आर्म्स, क्या ले लिए, युद्ध में भाग ले लिए, टुक टू आर्म्स, युद्ध में सम्मिलित हो गए, एंड सक्सेसफुल स्टैब्लिश किंगडम, और छोटे छोटे राज्यों पर अपना कब्जा कर लिया। इन्हें कर्नाटक पर ही एंड राजस्थान रिस्पेक्टिवली, यानी कर्नाटक पर कब्जा किसने किया होगा, मयूर शर्मन ने, और राजस्थान पर कब्जा किसने किया होगा, गुर्जर प्रतिहार ने, रिस्पेक्टिवली दिया ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मयूर शर्मन कहाँ जा रहे हैं, मयूर शर्मन कर्नाटक में आ जा रहे हैं। मयूर शर्मन जो ब्राह्मण थे, है ना, उन्होंने क्या कर दिया, ही स्टैब्लिश्ड किंगडम्स इन कर्नाटक, एंड आल्सो गुर्जर प्रतिहार आल्सो कैप्चर्ड द पावर इन राजस्थान, है ना, राजस्थान में अपनी पावर को कैप्चर कर लिया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे लोग विद्रोह करके बड़ा बनना चाहते हैं, हर आदमी बड़ा बनना चाहता है भाई, है ना। नेक्स्ट स्टार्टिंग है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, यानी हमारे उस किंगडम्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, यानी राज्य कैसा था। तो आगे देखेंगे कि मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स, बहुत सारे नए नए जो राजा थे। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कोई भी जो राजा है उसके यहाँ का प्रशासन कैसा है, ठीक है, वो किस तरह से शासन चला रहा है। तो अब राजा की बात करेंगे, तो इसमें हमने देखा कि मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स, नए नए राजा जो थे, एडॉप्ट हाई साउंडिंग टाइटल्स। देखिए, अब राजाओं को भी हाई साउंड टाइटल्स में मजा आता था, यानी अपने ही जो उनको राजा की पोस्ट थे उस पर उससे संतुष्ट नहीं थे, वो सोचते थे कि हमें और किसी नाम से जाना जाए, और अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे, महाराजाधिराज, दिया है ना इसमें, महाराजाधिराज कहलाना पसंद करते थे। अपने आप को सोचते थे कि हमें क्या कहा जाए, महाराजाधिराज कहा जाए, जिसका मतलब क्या था, ग्रेट किंग, हम बहुत बड़े राजा हैं, ओवरलॉर्ड ऑफ किंग्स, मालिक हैं। त्रिभुवन चक्रवर्ती, यानी हमें आप त्रिभुवन चक्रवर्ती को, आप जानते होंगे त्रिभुवन का मतलब ये होता है कि जब आप पृथ्वी पर भी आपका कब्जा हो, स्वर्ग पर भी कब्जा हो, पाताल पर भी कब्जा हो, तब उसे त्रिभुवन कहा जाता है। लेकिन अब देखिए, लॉफ्टी वर्ड है ये सब, मतलब अपनी मतलब एग्जैगरेट करवा रहे हैं, यानी अपनी अतिशयोक्ति करवा रहे हैं ना, ज़बरदस्ती उनको सुनने की आदी है कि हाँ हम बहुत लॉर्ड ऑफ 3 वर्ड्स, यानी 3 जो संसार हैं, जो 3 वर्ड्स हैं, उनके हम क्या हैं, राजा बन गए हैं। जबकि ऐसा कुछ रियल में था नहीं, लेकिन हाइड साउंड टाइटल्स लेने के क्या थे, वो उनको मज़ा आता था कि हमें लोग इस तरह से जाने हैं। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी सच क्लेम्स, इन स्पाइट ऑफ, लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, कुछ ऐसे दावे हैं, दे ऑफन शेयर्ड पावर विद सामंत, लेकिन रियलिटी में क्या था, रियलिटी में तो ये था कि अपनी पावर को क्या कर देते थे, सामंतों में शेयर कर देते थे, यानी खुद राज्य नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन हाइड साउंड टाइटल चाहिए उनको, ठीक है, और सामंतों को अपनी पावर दे रहे हैं। एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स, और साथ ही साथ में पावर सामंतों को दे ही दे रहे हैं, साथ में पीजेंट्स को भी,
ट्रेडर्स को भी और ब्राह्मणों को भी पावर दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई इन्हीं की तरह से ट्रेडर हमारे राज्य में क्या करे, व्यापार करेगा, ब्राह्मण रिचुअल्स करवाएगा, पेजेंट्स क्या करेगा, खेती किसानी करेगा, तो इनको भी रखते हुए। तो यानी राजा का इंपॉर्टेंस अगर इतना रोल इस आ नहीं रहा है, बट हाई साउंड टाइटल लेने का उनकी इच्छा करती है ना। इन ईच ऑफ दीज स्टेट, प्रत्येक स्टेट में हुआ क्या, द रिसोर्सेज वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स थे यानी जो पैदावार करने वाले थे, दैट इज़ प्रेजेंट, जैसे कि किसान है, कैटल कीपर्स है यानी जो मवेशियाँ पालते हैं, है ना, जानवरों को पालते हैं, आर्टिसन है, कारीगर हैं जो नई नई चीज़ों को बनाते हैं, है ना, टेम्पल बनाते हैं, इसके साथ साथ में शिल्पकारी करते हैं, क्राफ्टिंग का वर्क करते हैं। तो ये इन सब लोगों से क्या किया गया, इनसे देखिए क्या बताया जा रहा है कि स्टेट ने क्या किया, रिसोर्स वर ऑब्टेन फ्रॉम, यानी रिसोर्स, भाई राजा है, राजा कोई शासन करेगा तो उसके राज्य इतना बड़ा है तो उसको रिसोर्स तो चाहिए ना, भाई खाने पीने के लिए अनाज कहाँ से आएगा, पिजेंट्स मतलब फार्मर ही तो देगा, पिजेंट्स ही तो देगा, है ना। राजा के दरबार में छोटी छोटी चीज़ें कोई बनाना है तो उसका काम कौन करेगा, आर्टिसन करेगा, है ना। दूध से लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उसका जो इस्तेमाल चाहिए वो कैटल कीपर्स के द्वारा होगा, ठीक है। तो इन सब से उनको राजा को क्या चाहिए, नए रिसोर्स चाहिए। तो अब देखिए राजा करेगा क्या, टैक्स लगाना शुरू करेगा इन सब के ऊपर, ठीक है। दैट इज पिजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस हु वर ऑफन परस्यूडेड, इनको परस्यूड किया गया, परस्यूड मतलब पहले तो बहलाया फुसलाया गया, अथवा जो नहीं माने तो कंपेल्ड, उनको मजबूर किया गया टू सरेंडर पार्ट ऑफ, कहा गया कि आप सरेंडर करिए आप व्हाट दे प्रोड्यूस, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, आप जो भी प्रोड्यूस किया हो उसको आप सरेंडर करिए, हमें भी दीजिए। समटाइम्स कभी कभी दीज वर क्लेम्ड एज अ रेंट, कभी कभी उनको रेंट पर क्लेम किया जाता है कि आप लोग तो हमारे यहाँ रेंट पे हो। अब देखिए उन्हीं की ज़मीन है, वो काम कर रहे, लेकिन उनको बोल देते हैं कि तुम लोग तो रेंट पे हो, ये ज़मीन आपकी नहीं है, हमारी है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू लॉर्ड, क्योंकि हम आपके स्वामी हैं। हु असर्टेड दैट ही ओन्ड द लैंड, उन्होंने कहा कि ये हमारी खुद की ज़मीन है, ठीक है। राजा ने कहा ये हमारी ज़मीन है। रेवेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स, और जो रेवेन्यू का मतलब टैक्स, रेवेन्यू का मतलब टैक्स होता है, तो टैक्स क्या हुआ, कलेक्ट किया गया, ट्रेडर्स से भी कलेक्ट किया गया। टैक्स क्या हुआ, ट्रेडर्स कलेक्ट, यानी जो व्यापारी थे उनसे भी कलेक्ट किया गया। अच्छा एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए कि जो टैक्स है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। टैक्स अगर नहीं होगा तो कोई भी राज्य, जैसे हमारे देश में, हमारा देश है तो हमारे देश में इस समय राजा कौन है, राजा की पोस्ट पे कौन है, प्रेसिडेंट है हमारे, जो यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हमारे राजा की पोस्ट पे हैं। और वो जो कहीं ना कहीं पैसे कुछ ना कुछ बिल्डिंग बनवा रहे हैं, कहीं पर रोड बनवा रहे हैं, जो भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये सब लोग कहाँ से बनवा रहे हैं भाई, ये हमारी है टैक्सेस से जो पैसा कलेक्ट होता है वो कंट्री में जमा होता है ना, वो भारत सरकार के पास जमा होता है, टैक्स कलेक्ट जमा होता है, उसी पैसे से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। सेम पोजीशन वही थी ना जो पहले राजा की थी, हम लोगों ने तो वहीं से सीखा हुआ है। तो राजा के पास कोई रिसोर्स थोड़ी था, राजा तो ऐसे ही जब उसके पास टैक्स आएगा, पैसा आएगा, तभी तो वो कुछ ना कुछ अपने राज्य का विकास कर सकता है ना। अपने राज्य का डेवलपमेंट कैसे करेगा, सेनाएं बढ़ाएगा, है ना, राज्य में बहुत सारी जो मार्केटिंग होगी उसका अरेंजमेंट लेगा। और राजा के पास मेन क्या होता था, सिक्योरिटी देता था अपने राज्य में लोगों को, ठीक है। उसका जो मेन वर्क था सिक्योरिटी देता था कि जो दूसरे राज्य के लोग हैं वो हम पर आक्रमण न कर पाएँ। अच्छा देखिए एक फैक्ट दिया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दिया हुआ है चोल से संबंधित। जो चोल डायनेस्टी थी ना, मैंने बताया था ना साउथ में सबसे लास्ट पॉइंट पर तमिलनाडु के पास में, वो क्या करते थे, देखिए द इंस्क्रिप्शन ऑफ द चोलों के इंस्क्रिप्शन में लिखा है कि हु रूल्ड इन तमिलनाडु, जो तमिलनाडु में शासन करते थे, रिफर टू मोर 400 टर्म्स। अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, 400 टर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस, यानी चोल जो डायनेस्टी थी वो 400 टाइप्स से टैक्स लगाती थी। अब सोचिए, यानी 400 प्रकार के टैक्स लगते थे। अब कौन कौन से टैक्स लगते होंगे, है ना। पैसे रुपए तो ठीक है जमा करा रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं उनको, और ठीक है और कोई भी कुछ चीज़ें समझ में आती, लेकिन 400 टर्म्स क्या होंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा अचंभा था। तो इसको लर्न करेंगे आप, ठीक है ना। ये 400 टर्म्स किसने इस्तेमाल किया था, चोल डायनेस्टीज़ ने, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्स में क्या था, मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन्ड टैक्स इज वेटी। ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो उसमें सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला टैक्स था वो वेटी था, यानी वेटी सबसे लिया जाता था। टेकन नॉट इन द कैश, वेटी को कैश में नहीं लिया जाता, बट इन द फॉर्म द फोर्स लेबर, कहा जाता था फोर्स लेबर, यानी कि आपका जो श्रम है वही हमारे लिए टैक्स है। मतलब क्या है, फोर्स लेबर का मतलब क्या है, जैसे कोई कुम्हार है, ठीक है, तो कुम्हार का काम क्या है, जो घड़ा बनाना ये सब सारी चीज़ें काम होती थी, तो उससे कहते थे तुम इतने घड़े बना रहे हो ना, कुछ घड़े हमारे राज्य के लिए बनाओगे, तो यही उसका टैक्स था। जिसको भी पीजेंट्स है, फार्मर है, तो आप खेती कर रहे हो ना, कल्टीवेशन कर रहे हो ना, तो आप जो जो प्रोडक्शन आपके यहाँ हो रहा है, जो पैदावार हो रही है आपके यहाँ, उसका कुछ पार्ट आप हमें दोगे, यही आपकी वेटी है। यानी आप और मेहनत करोगे वो हमारे लिए काम आएगा, यानी जिसका जो वर्क होता था उसी वर्क में उसमें टैक्स लगा दिया जाता था कि ये आप हमारे लिए करोगे। दैट इज अ टाइप ऑफ अ टैक्स एंड हियर इट इज़ नॉन एज अ वेटी इन द चोल डायनेस्टी।
इसके अलावा क्या था, कड़मई। कड़मई भी एक टैक्स था जिसको हम लैंड रेवेन्यू कहते हैं। लैंड रेवेन्यू मतलब आपकी इतनी फील्ड है इसलिए आप इतना टैक्स हमें दोगे। देयर वर आल्सो टैक्स ऑन थैचिंग द हाउसेज, यानी अगर आपको घर बनाना है तो आप हमें टैक्स दोगे। अगर आप हमारे किसी राज्य में घर बना रहे हो तो आप राजा को टैक्स दोगे, ठीक है, क्योंकि आप हमारे राज्य में घर बना रहे हो। यूज ऑफ लैडर, अगर आप लैडर का इस्तेमाल कर रहे हो कहाँ पे, क्लाइंब अ पाम ट्री, अगर कोई पाम ट्री है और उस पाम ट्री पे यानी पाम ट्री पे आप चढ़ रहे हो तो भी आपको राजा को टैक्स देना पड़ेगा। अब सोचिए कि छोटी छोटी बात पर टैक्स लिया जाता था। एंड एक्सेस ऑन सक्सेशन ऑफ द फैमिली प्रॉपर्टी, इस तरह से आप देखेंगे टैक्स कलेक्ट किए गए थे। बट आर एनी सच टैक्सेस कलेक्टेड टू, लेकिन क्या आज ऐसे टैक्स लिए जाते हैं? आज ऐसे टैक्स नहीं लिए जाते हैं बहुत सारे टैक्स, बट ये टाइप इस तरह का तो नहीं होगा कि 400 टाइप्स के टैक्स लिए जाते हों। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस, दीज रिसोर्सेज, और ये जितने भी रिसोर्सेज होते थे यूज टू फाइनेंस, फाइनेंस में इस्तेमाल होते थे ना भाई। राजा का फाइनेंस कहाँ से बनेगा, राजा का जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, इन्हीं सब चीज़ों से आएगा। द किंग्स इस्टेब्लिशमेंट, ये जितने भी होते थे ये फाइनेंस करते थे राजा के इस्टेब्लिशमेंट में, एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल। और जब पैसे कलेक्ट हो जाते थे तो राजा उन्हीं से मंदिर बनवाता था, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बनवाता था, फोर्ट्स बनवाता था, किले बनवाता था, ठीक है। देवर आल्सो यूज द फाइट वॉर्स, युद्ध जब लड़ाई कर, अच्छा राजा का एक काम ये भी होता था कि युद्ध भी लड़ाई करते थे, युद्ध भी लड़ते थे। युद्ध लड़ने का उनका एक मकसद ये भी था कि युद्ध जब हम लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे तो उस राज्य की सारी संपत्ति तो हमारी हो जाएगी, लूट पाट में जो भी मिलेगा वो सब कुछ हमारा हो जाएगा, तो भी हम अपने राज्य को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इसलिए युद्ध भी करते थे। विच वर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड, क्या एक्सपेक्ट करते थे, लीड द एक्विजिशन ऑफ द वेल्थ, वही मैंने चीज़ बताया आपको, इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर, यानी लूट में, प्लंडर मतलब लूट में जो कुछ भी मिलेगा हमें, एंड एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स, व्यापारिक रास्तों पर व्यापारियों को रास्ता है ना। द फंक्शनरीज फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू, जो वहाँ की फंक्शनरीज थी कलेक्टिंग रेवेन्यू की, यानी राजा के दरबार में, राजा के काल में जो भी राजा था तो उसमें जिस व्यक्ति की ड्यूटी लगती थी कि भाई तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है, इसको हमारे राज्य से, भाई राजा के दरबार में राजा थोड़ी टैक्स कलेक्ट करेगा, वो अपने कोई ना कोई पर्सन को अपॉइंट करेगा ना, वो टैक्स कलेक्ट करेगा। तो द फंक्शनरीज फॉर द कलेक्टिंग रेवेन्यू जो थे, जिनको बैठाया जाता था कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, वो जनरली रिक्रूटेड, उनको अक्सर जो भर्ती किया था, रिक्रूटेड मतलब उनको जो भर्ती किया गया फ्रॉम द इन्फ्लुएंस फैमिली, यानी बहुत अच्छी जो प्रभावशाली फैमिली है वहीं से लिया जाता था, ठीक है। ये राजा की तरफ से एक फॉल्ट थी, भाई आप हर जगह से लो, लेकिन नहीं, इन्फ्लुएंस फैमिली से ही लेते थे, जो फैमिली ने उस राज्य में कुछ ना कुछ अपने आप को प्रभावशाली बनाए रखा है। एंड द पोजीशन वर ऑफन हेरिडिटरी, और जो उनकी पोजीशन थी वो हेरिडिटरी थी। हेरिडिटरी मतलब जैसे अगर आप राजा के दरबार में आज कोई व्यक्ति टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो कल के दिन उसका बेटा टैक्स कलेक्ट करेगा राजा के दरबार, फिर कल के दिन उसका बेटा है यानी उसका पुत्र करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको बोलते हैं हेरिडिटरी, यानी एक बार जो व्यक्ति नौकरी पा गया तो ठीक है, उसकी फैमिली के लोगों को ही नौकरी देते चले जाते थे, ऐसा सिस्टम था। बल्कि ऐसा सिस्टम हालांकि अच्छा नहीं होता है, दिस इज़ अच्छा क्या, बहुत ही गड़बड़ होता है। दिस वाज ज़रूरी नहीं कि जो फादर अच्छा है उसके अंदर अच्छी क्वालिटी है तो उसके है ना सन और या डॉटर है जो भी है उनमें भी अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है, वो तो बैड भी हो सकते हैं या ये भी हो सकता है कि उनसे अच्छे भी हो सकते हैं। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल एज, और इसी तरह से आर्मी में भी था कि जो एक बार सेना में भर्ती हो गया फिर उसी के घर से दूसरे लोगों को भर्ती कर देते। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन, कभी कभी तो जो रिलेटिव होते थे राजा के, जो रिलेटिव होते थे उनको राजा अपने पास रख लेता था। ये देखिए ये जो सिस्टम है ना बहुत गंदा सिस्टम था पहले, और वो आज हमारे यहाँ ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। आजकल जितने जो रिलेटिव होते हैं आसपास के उन्हीं को जॉब में दे देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्रशस्ति। अब देखेंगे प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति क्या है, प्रशस्ति आपने क्लास 6 में पढ़ा है, प्रशंसा। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। तो राजा प्रशस्ति में अपनी प्रशंसा लिखवाते थे खुश होने के लिए, जैसे अभी आपने देखा ना हाई साउंड टाइटल चाहिए उनको, महाराजा धीराज कहो उनको, ठीक है, त्रिभुवन चक्रवर्ती कहो उनको, ठीक है। हालांकि एक भुवन तो उनका जीता नहीं हो रहा है, त्रिभुवन कहलवा रहे हैं, ठीक है। लैंड ग्रांट्स, जो लैंड होता था उसको ग्रांट के दान में दे देते थे। इस तरह से इस पैराग्राफ में देखेंगे तो देखेंगे प्रशस्ति कंटेंट डिटेल्स, प्रशस्ति में क्या डिटेल होती थी, प्रशस्ति कंटेंट डिटेल्स, प्रशस्ति में डिटेल होती थी दैट में नॉट बी लिटरली ट्रू, लेकिन वो वास्तव में सत्य होती नहीं थी। क्यों, क्योंकि प्रशस्ति में तो झूठी प्रशंसा भी होती थी ना, राजा की ज़्यादा से ज़्यादा प्रशंसा ही होती थी। प्रशस्ति आपने पढ़ा ना क्लासेस में कैसी होती थी, पाम ट्री पर ये सब सारी प्रशस्ति हमें लिखी जाती थी, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट्स में प्रशस्ति लिखी जाती थी, इंस्क्रिप्शन में प्रशस्ति लिखी जाती थी। लेकिन प्रशस्ति का जो स्पेशली रोल आया वो समुद्रगुप्त के समय पर आपने पढ़ा था ना, समुद्रगुप्त ने, हरिसेन ने प्रशंसा किया था ना, हरिसेन की प्रशस्ति में क्या है, समुद्रगुप्त के बारे में डिसीजन दिया गया है। वही सब सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं सिक्स्थ में, सिक्स्थ वाली चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा नई नहीं है। बट दे विल टेल अस हाउ द रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्व्स। प्रशस्ति में हम क्या देखते थे, प्रशस्ति हमें बताती थी कि राजा किस तरह से अपने शासन को डिपिक्ट करना चाहता था, दिखाना चाहता था। वो दिखाना चाहता था कि मैं वैलियंट हूँ, बहादुर हूँ, विक्टीरियस मतलब
मैंने बहुत सारे युद्धों को जीता है। फॉर एग्जाम्पल दीज वर कंपोज बाई लर्नड ब्राह्मण्स, और ये सारी बातें वो कोई विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ही कंपोज करवाता था। हु कैसली हेल्प इन द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी हेल्प करते थे। अब देखिए थोड़ा अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट पढ़ लीजिएगा। ये नागभट्ट एक ऐसा रूलर्स थे जिनके बहुत सारे अचीवमेंट है, ठीक है ना। इसको आप पढ़िएगा, इनकी प्रशस्ति में इनके सारे बहुत सारे अचीवमेंट क्या मिलते हैं कि मैनी रूलर डिस्क्राइब दियर अचीवमेंट इन द प्रशस्ति। यू रीड अबाउट प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के टाइम पे आपने पढ़ा होगा, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको। वन प्रशस्ति, उनमें से एक प्रशस्ति ऐसी है रिटन संस्कृत में रिटन की गई, फाउंड इन द ग्वालियर एंड मध्य प्रदेश, यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, जहाँ पर एक प्रशस्ति मिली है। वो क्या बताती है, डिस्क्राइब द एक्सप्लॉइट्स ऑफ नागभट्ट। वो नागभट्ट का एक्सप्लॉइट बताती है कि नागभट्ट ने किस तरह से पूरे भारत पर अपना कब्जा करके रखा था, है ना। प्रतिहार किंग था, प्रतिहार किंग, ठीक है। नागभट्ट का कैसा राजा था, एक प्रतिहार यानी गुर्जर प्रतिहार नाम से था। उसने देखिए क्या क्या जीता हुआ था, आप देखेंगे। प्रतिहार राजा, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी में नागभट्ट का नाम आता है, नागभट्ट। तो नागभट्ट ने क्या जीता था, देखिए द किंग्स ऑफ आंध्र, है ना, सैंधौस, सिंध जीता था, है ना, विदर्भ, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, कलिंग जो पार्ट ऑफ उड़ीसा, कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में, है ना। फेल बिफोर हिम, उसके सामने से गिड़गिड़ा रहे थे, उसके सामने सब गिर गए थे। ही वॉज, जब वो राजा था, ही वॉज प्रिंस, ही वन विक्ट्री उसकी, उसने और क्या क्या जीता, है ना। ये देखिए चक्र, है ना, चक्र युद्ध, द रूलर ऑफ कन्नौज, कन्नौज को जीता उसने, है ना। ही डिफीटेड द किंग ऑफ वंग, वंग को हराया, यानी पार्ट ऑफ बंगाल, बंगाल का जो पार्ट था मैंने आपको बताया, है ना। अनार्थ पार्ट ऑफ द गुजरात, है ना। मालवा द पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। किराता यानी फॉरेस्ट पीपल्स एंड, है ना, तुरक्ष एंड मत्स्य, इस तरह से बहुत सारे, उसने बहुत सारे प्लेसेस को जीता हुआ था। ये कहाँ से मिलता है हमें, एक प्रशस्ति से जानकारी मिलती है। तो ये प्रशस्ति का इंपॉर्टेंस दिखा रहा है किस तरह से प्रशस्ति में नागभट्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखिए ग्रांट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या 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 राजा ग्रांट करता था। तो किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण, भाई ब्राह्मण ही उनके बारे में प्रशंसा लिखवाता था, ठीक है, कि मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, तो ब्राह्मणों को दान भी तो देगा ना। तो किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड, क्या रिवॉर्ड करते थे ब्राह्मणों को, ग्रांट, यानी कि पैसा रुपया नहीं देते थे, यानी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा क्या करते थे, भाई ठीक है हम आपको दान दिए दे रहे हैं, यही आपके पास है, ब्राह्मण खुश हो जाते थे, ठीक है ना। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन ए कॉपर प्लेट्स, लेकिन ये सब कुछ कॉपर प्लेट्स में रिकॉर्ड होता था। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये कॉपर प्लेट्स हैं, ये कॉपर की प्लेट्स है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण बहुत चालाक भी थे ना भाई, ब्राह्मण क्लेवर तो होते ही है ना। देखिए क्लेवर क्यों थे, क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया कि भाई आज राजा है, आज हमें ये दे देगा, ठीक है, कल के दिन कोई दूसरा राजा आएगा, वो कह देगा नहीं नहीं ये ज़मीन आपकी नहीं है, तो फिर हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ यही था ना उस समय। पहले रिकॉर्ड ऐसे ऐसे स्टाम्प पेपर थोड़ी होते थे, तो उन्होंने कॉपर की प्लेट पर ये लिखवा लिया कि ये ज़मीन का ये टुकड़ा किसके नाम पे, इस ब्राह्मण के नाम पर है, ठीक है। दीज वर रिकॉर्डेड ऑन ए कॉपर प्लेट्स विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड, जो लैंड उनको मिलती थी ऐसे ही कॉपर प्लेट्स में वो लिखवा लेते थे। ये देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा। दिस इज सेट ऑफ पेपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन 9th सेंचुरी, रिटन पार्टली संस्कृत एंड पार्टली तमिल, इन लैंग्वेज में लिखी होती थी। अब देखते हैं व्हाट वाज द गिवन विद दिस लैंड, इसको भी आप देख लीजिए, लैंड में क्या क्या मिलता था, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अनुजल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अलॉन्ग संस्कृत, संस्कृत में क्या होता था भाई, ये भी देख लीजिए अनुजल। अब अभी तक हमने प्रशस्ति में ये पढ़ा कि प्रशस्ति में ज़्यादातर जो राजाओं की क्या होती थी, प्रशंसा ही होती थी, बट कभी कभी प्रशंसा नहीं भी होती थी प्रशस्ति में। वो एक प्रशस्ति का एग्जाम्पल हमें यहाँ से मिलता है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। क्या हुआ कि 12th सेंचुरी में लॉन्ग संस्कृत पोएम थी कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स, जिसमें राजा के बारे में दिया गया था, हु रूल्ड ओवर कश्मीर, यानी कश्मीर में रहने वाला एक ऐसा राजा था जिसके बारे में क्या कहा गया, इट वॉज कंपोज्ड बाई एन अथर नेम्ड कल्हन, यानी है ना, कल्हना, यानी कल्हाना भी बोलते हैं या कल्हन भी बोलते हैं, कल्हन। तो कल्हन के द्वारा या कल्हण के द्वारा उसने लिखा कि जो कश्मीर का राजा था, ही यूज्ड वैरायटी ऑफ सोर्सेज। अच्छा, इसके लिए उसने क्या किया, ही यूज्ड वैरायटी ऑफ सोर्स, उसने बहुत सारे सोर्स भी कलेक्ट किए हुए थे। कौन, कल्हन ने। तो कल्हन ने क्या किया, इंक्लूडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स एंड आई विटनेस अकाउंट्स, है ना, अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट दिस हिज अकाउंट। उसने अपने अकाउंट में सारी चीज़ों का वर्णन किया, यानी मतलब उसने फर्जी तरीके से नहीं बताया, उसने हर जगह से सोर्स लेकर अपनी बात में लिखा। आई लाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति, प्रशस्ति के बारे में, ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट द रूलर्स। वो उसने क्या बताया कि जो कश्मीर का जो रूलर था वो अच्छा नहीं था, उसकी जो नीतियाँ थी वो सही नहीं थी, एंड देयर पॉलिसीज, उसकी जो पॉलिसीज़ थी वो सही नहीं थी, यानी जो भी नीति बनाता था वो गलत बनाता था राज्य के लिए। तो अभी तक आपने प्रशस्ति में देखा कि प्रशंसा ही होती है, लेकिन आप यहाँ पर कल्हन को देख रहे हो कि उसने कश्मीर के राजा को क्या बताया कि अच्छा नहीं है, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टडी है वॉरफेयर फॉर वेल्थ। वॉरफेयर फॉर वेल्थ क्या है बेटा, वॉरफेयर का मतलब होता है युद्ध, लेकिन युद्ध किसके लिए किया जाएगा, वेल्थ के लिए। वेल्थ मतलब धन के लिए, पैसे के लिए।
अब यहाँ पर युद्ध होंगे। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज, प्रत्येक डायनेस्टीज जो है वॉज बेस्ड इन द स्पेसिफिक रीजन से बिलोंग करती थी। अभी आपको जस्ट पहले जब मैप पढ़ाया था मैंने तभी आपको समझाया था कि यहाँ पर चोल है, यहाँ पर चहमान है, ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रकूट हैं महाराष्ट्र में, ठीक है, और यहाँ पर इधर आपका गंग है, उड़ीसा में कलिंग है, इधर आपका गंग डायनेस्टीज है, पाल डायनेस्टीज है, गुर्जर प्रतिहार हैं, इधर आपके चंदेल हैं, ये सब बताया था ना कि प्रत्येक डायनेस्टी का अपना एक रीजन है ना, कि वो यहाँ पर है। लेकिन क्या वो डायनेस्टी अपने ही रीजन में रहना चाहती थी? नहीं, वो अपने रीजन से आगे बढ़ के दूसरे के रीजन में भी घुसना चाहती थी। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए उसको? वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए और धन चाहिए, लूट चाहिए, ठीक है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन द स्पेसिफिक रीजन, ऑलरेडी अंडरस्टूड। एट द सेम टाइम, और उसी समय पे क्या होता था, दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, वो दूसरे राज्यों को कंट्रोल भी करना चाहते थे। वो ना पर्टिकुलरली क्या देखते हैं आप इसमें, प्राइज्ड एरिया वॉज द सिटी ऑफ कन्नौज। अब इसकी में एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सिटी ऑफ कन्नौज का, प्राइज्ड एरिया सिटी ऑफ कन्नौज। ये कन्नौज देखिए एरिया क्या है, इन द गंगा वैली, गंगा वैली में कन्नौज आज आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कन्नौज इन गंगा वैली में जो कन्नौज प्रदेश है, इसके बारे में बहुत ही, ये जो पैराग्राफ है ना, ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार PCS IAS बड़े बड़े एग्जामों में ये पैराग्राफ पूछा गया है, ठीक है ना, आप लोग इसको अच्छे समझिएगा। 4th सेंचुरी द रूलर बिलोंगिंग द गुर्जर प्रतिहार, यानी जो गुर्जर प्रतिहार थे, गुर्जर प्रतिहार अब देखिएगा मैप में कहाँ पर थे, राष्ट्रकूट थे, जो मैंने आपको बताया अभी राष्ट्रकूट कहाँ थे, जो पाल डायनेस्टी थी, 3 डायनेस्टीज याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल। फिर से बोल रहा हूँ, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल। फॉर द कंट्रोल, इन्होंने युद्ध लड़ा, कंट्रोल ओवर द कन्नौज, यानी एक ही क्षेत्र को जीतने के लिए, यानी कन्नौज को जीतने के लिए 3 डायनेस्टीज युद्ध कर रही हैं। राष्ट्रकूट आ रहे हैं लड़ने के लिए, गुर्जर प्रतिहार लड़ रहे हैं, और पाल भी लड़ रहे हैं, इधर से पाल भी, इसी क्षेत्र को जीतने के लिए। समझ में आ रहा ना। और मैंने आपको ये शायद कहानी आपको क्लासेस में बताई हुई थी कि कन्नौज ये वही क्षेत्र है जहाँ पर हर्षवर्धन का शासन था, ठीक है ना। तो हर्षवर्धन के शासन के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों अपना शासन यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस पर अपना कन्नौज पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। इसीलिए जब 3 डायनेस्टीज थी, 3 थी, तो इसलिए बिकॉज अब 3 पार्टीज थी, इसलिए इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट, ये लंबा विवाद चला, यानी कई सालों तक इसमें लगातार विवाद, यानी युद्ध करते थे, फिर बंद कर देते थे, जीत नहीं पाते, कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता, रिजल्ट ही नहीं आता था कि कौन जीता। फिर उसके बाद आते थे तीनों युद्ध करने के लिए, ठीक है। हिस्टोरियन ऑफन डिस्क्राइब, और जितने भी हिस्टोरियन थे, इतिहासकार थे, उस युद्ध को क्या बोलते हैं, ट्री पार्टी स्ट्रगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री पार्टी या ट्राई पार्टी स्ट्रगल, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं इसको। एज विल सी, जैसा कि हम देखेंगे इसमें कि रूलर आल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट, जो राजा होते थे अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते थे, दिखाते थे रिसोर्सेज को, बाय बिल्डिंग द लार्ज टेम्पल्स, यानी राजा की सबसे बड़ी पावर किस, जैसे आप किसी के घर में जा रहे हैं, तो आप उसकी पावर कैसे पता चलती है? उसके घर को देख के पता चलती है। आप उसके घर की बिल्डिंग देखते हैं, जितनी बड़ी बिल्डिंग देखते हैं आप यही सोचते हैं कि अरे यार ये बहुत बड़ा आदमी होगा, है ना, इसके पास बहुत पावर है। ऐसे ही राजा चाहते थे कि अगर हमें कोई पहचाने कि हम कितने बड़े राजा हैं, तो उसके लिए हमें अपने राज्य को सजाना पड़ेगा, है ना, हमें अपनी बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, फोर्ट बनाने पड़ेंगे, टेम्पल्स बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे कि हमने बनवाए हैं, ठीक है, यही बनवाते थे। लेकिन होता क्या था, जो दूसरा राजा जब आता था किसी राजा के दरबार में, तो वो उन्हीं टेम्पल्स को, उन्हीं बिल्डिंग्स को, उन्हीं फोर्ट को सबसे डिस्ट्रॉय करता था। क्यों? क्योंकि उस राजा ने बनवाया है ना, जब डिस्ट्रॉय कर देगा तो उस राजा की पावर तो वैसे ही कम हो जाएगी, है ना। तो जो फेमस हुआ है वो वैसे ही उसका फेम कम हो जाएगा। तो व्हेन दे अटैक्ड ऑन वन एंड अदर किंगडम, जब वो अटैक करते दूसरे के ऊपर तो क्या करते थे, उन्हीं बिल्डिंग्स पर करते थे। सो ऑफन चूज द टारगेट टेम्पल्स, इसीलिए टेम्पल्स को ही टारगेट किया जाता था, विच वॉज समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच, जो बहुत ज़्यादा रिच होते थे। टेम्पल्स उस समय पर रिच भी होते थे, है ना। चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। उनमें से सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो आप देखेंगे, वन ऑफ द बेस्ट, जो आपने बहुत पहले सुना भी होगा, वन ऑफ द बेस्ट नॉन एज सच रूलर्स इन द सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, यानी गजनी का जो सुल्तान महमूद गजनवी बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है ना, महमूद गजनवी। लेकिन इसमें क्या दिया है, महमूद ऑफ गजनी, यानी गजनी महमूद, ठीक है। महमूद गजनी जो था कहाँ का था, अफगानिस्तान का। तो ये क्या करता है, भारत आता है, ही रूल्ड फ्रॉम 1997, और देखिए 1997 है, और हम लोग हिस्ट्री कहाँ से पढ़ रहे थे, 700 के आगे पढ़ रहे थे ना, 17th सेंचुरी। तो देखिए उसी की आगे बात बढ़ती चली आ रही है कि नहीं बढ़ती चली आ रही है। तो आप अपनी डेट से भी अपने आप को लिंक करा सकते हैं। तो हुआ क्या था कि जो गजनी से ये आया हुआ था, इसने किया क्या था, ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030, यानी इसका शासन काल बता रहा है कि वो अफ़गानिस्तान पर कहें तो उसका शासन था 1997 टू 1030।
तो एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, यानी मध्य एशिया के बहुत से भागों को उसने जीता था। ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी ईरान है, जैसे ये इंडिया है तो ईरान कहाँ है आपका, इधर है, तो ईरान है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी नॉर्थ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, ठीक है। इधर के बहुत सारे पार्ट को उसने जीता हुआ था। हुआ क्या, ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वो हर साल कहीं ना कहीं किसी जगह युद्ध करता था। अच्छा, महमूद गजनी का उद्देश्य क्या होता था, वो राज्य नहीं जीता था। जैसे महमूद गजनी अफगानिस्तान का था तो वो ये नहीं सोचता था कि मैं बाहर जाके कहीं किसी दूसरी जगह कब्जा कर लूँ, वहाँ भी राजा बन जाऊँ, नहीं, वो वहाँ से सामान लूट के लाता था। इसका मेन काम जो था वो लूटिंग था, लूटना था, ठीक है। तो ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट, ही रेटेड द सब कॉन्टिनेंट, वो धावा बोल देता था सब प्रत्येक साल। हिज टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स, यानी उसका जो टारगेट था, जो धनी मंदिर होते थे, जैसे हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में वेल्दी टेम्पल्स ही होते थे, बड़े बड़े मंदिर होते थे राजाओं के, है ना, तो उन्हीं पर आक्रमण करता था। वो सोचता था कि यहाँ सोना चांदी और सब हीरे जवाहरात मिलेंगे हमें, इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सोमनाथ इन गुजरात। ये देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, भारत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर टेम्पल था तो सोमनाथ जो टेम्पल है वो था शिव जी का, गुजरात में है। इसी को टारगेट किया था किसने, महमूद गजनी ने, और इसीलिए फेमस हो जाता है ये। सोना चांदी यहाँ से लूट कर गया था, बताते तो हैं कि यहाँ से लूट कर गया था, लेकिन रास्ते में ही उस, है ना, एक आंधी तूफान आता है और उसका सोना जो है रेगिस्तान में या इसमें दब जाता है, क्योंकि वो भगवान शिव का था। इस वजह से वो यहाँ की जो शिव जी की मूर्ति थी उसको तोड़ के भी ले जा रहा था, सोच रहा था कि मैं उसको अपने राज्य में ले जाऊँगा और मैं जहाँ पर बैठता हूँ उसके नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर मैं उसको एक, है ना, उसमें एक फर्श की तरह उसकी बनवाऊँगा, यानी शिव की जो टेम्पल, शिव की जो मूर्ति बनी हुई थी, जो स्कल्पचर था उनका, वो जो पत्थर था उसको मैं अपने पैरों के नीचे कहीं पर रखवाऊँगा, है ना, इतना सुंदर, यानी उसने उसकी ऐसी सोच थी। हालांकि वो उसमें कई जगह हमें हिस्ट्री मिलता है कि वो ले नहीं जा पाता है, ठीक है, वो यहीं पर आंधी तूफान आती है और वो यहीं पर क्या हो जाता है, वो गिर जाता है, ठीक है। ऊँटों में भर भर निकल ले गया था, सोचिए कितने सारे ऊँट ले गया था यहाँ पर, कैमल जितने उनमें भर भर के ले जा रहा था, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया था, ऐसा सुनने के लिए मिलता है, बट इट वॉज नॉट फैक्ट। ये कहीं हिस्ट्री में रिटर्न भी नहीं, ज़्यादा इसके तथ्य मिलते भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर नहीं कि ले गया था कि नहीं ले गया था, तो हिस्ट्री में सोर्सेज के अकॉर्डिंग हिस्ट्री राइट होती है। तो मच ऑफ वेल्थ महमूद कैरिड अवे यूज टू क्रिएट अ स्प्लेंडिड कैपिटल सिटी, क्यों, क्योंकि वो अपनी जो सिटी है ना उसको स्प्लेंडिड बनाना चाहता था, यानी कि शानदार कैपिटल सिटी, यानी उसकी जो, अगर महमूद गजनी की जो सबसे उसका उद्देश्य था, वो अपनी कैपिटल को इतना शानदार बनाना चाहता था कि वो सोचता था कि वर्ल्ड में अगर सबसे सुंदर कैपिटल हो तो मेरी कैपिटल हो। इस वजह से वो हर जगह पे लूटपाट करता था, ठीक है। उसमें से हमारा भारत भी है, भारत में सोमनाथ, गुजरात, सोमनाथ का टेम्पल गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे सुल्तान महमूद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द फाइंडिंग आउट अबाउट मोर द पीपल ही कंक्वर्ड, ठीक है, एंड इंटरेस्टेड ए स्कॉलर नेम्ड अलबरूनी। यानी सुल्तान महमूद का काम ये भी था कि वो जानने का उत्सुक था कि यहाँ के लोग कैसे इतने शासन, यहाँ के लोगों ने कैसे इतने शासन जीते हैं और उसने कैसे जीता है। तो उसकी जो विजयें हैं, सुल्तान महमूद की जो विजयें हैं, जो उसने यहाँ पर युद्ध जीता है, तो उसके बारे में कोई ना कोई लिखे, है ना। तो एंड ही इंटरेस्टेड स्कॉलर, तो उसने एक अलबरूनी को पकड़ा, ठीक है ना। अलबरूनी क्या था, एक राइटर था, उस समय का स्कॉलर था, जिसको कहा कि भाई तुम मेरी विजयों के बारे में लिखो, ठीक है ना, टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टेंट, और इस सब कॉन्टेंट के बारे में लिखो, क्योंकि मैं बहुत जानने का इच्छुक भी हूँ, तो जो भी मैंने जान लिया वो तो तुम लिखो ही, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखो। तो वो सोचिए अलबरूनी ने वो बातें लिखी, ठीक है। दिस अरेबिक वर्क, किस स्टाइल में, अरेबिक स्टाइल में लिखा उसने, ठीक है ना, अरेबिक लैंग्वेज में। उसका नाम क्या था, किताबुल हिंद। तो अब देखिए किताबुल हिंद से क्या जानकारी मिल रही है, किताबुल हिंद से भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी मिलेगी, ठीक है ना, क्योंकि भारत में ऐसा ऐसा क्षेत्र है जिसको मंदिर हैं, ये सब चीज़ें हैं, इसको महमूद गजनी के द्वारा लूटा गया, इन सब चीज़ों के बाद तो खुश होगा ना वो, इसलिए उसने अपने एक राइटर को पढ़ा। ये इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है कि सुल्तान महमूद का जो है ना पोएट था, जो स्कॉलर था, वो कौन था, अलबरूनी था। अलबरूनी ने क्या लिखा, किताबुल हिंद लिखा। किताबुल हिंद किसके विषय में है, महमूद गजनी के विषय में है, ठीक है ना। रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियन, और हिस्टोरियन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स बन जाता है, यानी हिस्टोरियन को जब किताबुल हिंद मिलती है तो बहुत सारी जानकारी इंडिया के बारे में यहाँ से उनको मिल जाती है। ही कंसल्टेड द संस्कृत स्कॉलर टू प्रिपेयर दिस काउंट, संस्कृत स्कॉलर से इसके बारे में बात की जाती है। अब देखिए अदर किंग्स के बारे में बात करें तो अदर किंग्स में भी नाम आता है, अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर, जो दूसरे और भी राजा थे जो युद्ध में लगे हुए थे, इंक्लूडेड द चाहमान, उसमें से नाम आता है चाहमान का, जो बाद में किस नाम से जाने गए, चौहान से जाने गए। हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड द दिल्ली एंड अजमेर, यानी चौहानों का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र था वो अजमेर, राजस्थान का अजमेर और दिल्ली, इन पर इनका ये मेन गढ़ था। यानी सबसे ज़्यादा अगर चौहान थे तो यहाँ पर राजस्थान में अजमेर पे और दिल्ली पे, यानी इस क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा थे। हालांकि उन्होंने इधर उधर भी लड़ाई किया, भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी उसने लड़ाई किया, लेकिन जो अगर पूछा जाए कि चौहानों का जो मेन सेंट्रल था जहाँ पे वो स्पेशली रहते थे तो अजमेर और दिल्ली ही था, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है दे अटेम्प्ट टू एक्सटेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट, उन्होंने इसके अलावा वेस्ट पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की। किन्होंने? चौहानों ने, चौहान डायनेस्टी की बात कर रहे हैं हम। एंड द ईस्ट, ईस्ट पर भी, यानी वेस्ट पर भी, यानी वेस्ट पर भी और ईस्ट पर भी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। दे वर अपोज्ड बाय द चालुक्य, लेकिन जब वो गुजरात की तरफ गए लड़ने के लिए चौहान, तो उनको रोका गया। किसने रोका भाई? चालुक्यों ने रोक लिया, गुजरात के चालुक्यों ने रोक लिया वहाँ से, ठीक है। एंड द गहडवाल एंड द गहडवाल ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और जब उत्तर प्रदेश के वेस्ट में गए, देखिए उन्होंने वेस्ट पर कब्जा करना चाहा, लेकिन यहाँ वेस्ट पर कुछ ही जगह पार्ट पर किया, लेकिन जब आगे बढ़ा तो चालुक्यों ने रोक लिया। जब वो ईस्ट पर गए तो यहाँ पे गहडवाल डायनेस्टी थी उत्तर प्रदेश में, है ना, तो गहडवाल डायनेस्टी के लोगों ने उनको रोक लिया, है ना। द बेस्ट नॉन, इसमें जो सबसे बेस्ट चौहान शासकों का नाम आता है, बेस्ट चौहान रूलर वॉज द पृथ्वीराज थर्ड। याद रखिएगा, पृथ्वीराज थर्ड। ये थर्ड क्यों दिया है? क्योंकि पृथ्वीराज नाम से फर्स्ट भी शासक हुए हैं, सेकंड भी हुए हैं, लेकिन थर्ड भी हुए हैं, ठीक है। तो हम जिन पृथ्वीराज को जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान का जो नाम हमने सुना है, वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड ही है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड नहीं, वो इतने फेमस नहीं हुए थे। जिनका शासन कितना समय था? 1168 टू 1192। अभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था वो कब से कब तक था, तो आप बता सकते हैं कि 1168 टू 1192 तक उनका शासन था, ठीक है। बहुत जल्द ही फिर आगे देखेंगे आपकी हु डिफीटेड द अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान महमूद गोरी, यानी गोरी शासन करने आता है, यानी महमूद गोरी बाहर से गजनी से, जैसे महमूद आया था ना, वैसे ही मोहम्मद गजनी गोरी भी आया था। गोरी बहुत ही पावरफुल तरीके से यहाँ पर आया था, लेकिन उसको पृथ्वीराज चौहान ने कई बार हराया था, ठीक है ना। और 1191 में तो हरा दिया था, बट बाद में क्या हुआ, लॉस्ट हिम टू द एवरी नेक्स्ट ईयर, लेकिन बाद में 1192 में वो हार गया। ऐसा, इस युद्ध का नाम है तराइन। इस युद्ध का क्या नाम है? तराइन। आप नोट कर लीजिएगा, तराइन में युद्ध हुआ था 1191 में। तो 1191 का तो युद्ध मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ठीक है ना, उसको बुरी तरह से हराते हैं, मोहम्मद गोरी भगा देते हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्या खुशी में मस्त हो जाते हैं। हमारे यहाँ के राजाओं की खास बात होती है, खुशी में मस्त हो जाते हैं। विजय उत्सव मना रहे थे, साल भर विजय उत्सव मनाते रहे, और इधर मोहम्मद गोरी ने एक साल में अपनी पूरी तैयारी कंप्लीट कर ली, ठीक है। और अगली बार जब बड़ी सेना लेकर आया तो उसने जो है पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, है ना। और बताते हैं कि उनको पकड़ कर ले भी गए थे, ठीक है, उनकी आंखें भी फोड़ देते हैं, ऐसा भी बताया गया था। अब नेक्स्ट रीडिंग है क्लोजर लुक द चोल। अब इसके बारे में हम चोल के बारे में स्पेशली यहाँ पर पढ़ेंगे कि चोल डायनेस्टी में हम लोग क्या क्या देखेंगे। ये देखिए चोलों का साम्राज्य आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये चोलों का साम्राज्य है। जहाँ जहाँ पर पूरा रेड है, जहाँ पर ज़्यादा रेड दिख रहा है, यानी यहाँ पर ये सबसे अधिक पावरफुल थे। इसके बाद धीरे धीरे इनका विस्तार आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे राज्य यहाँ भी जीते हैं, इसलिए हल्का हल्का वहाँ पर रेड आपको दिख रहा है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखते हैं। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी क्लोजर लुक द चोल्स, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।